नमस्कार साथियों। हिंदी व्याकरण में समास पढ़ रहे थे और समास के अंतर्गत हम तत्पुरुष समास का अध्ययन कर रहे थे। और तत्पुरुष समास की जब पहचान हम लोगों ने पढ़ी थी उस समय हमने ये जाना था कि तत्पुरुष समास के 5 भेद होते हैं। कौन से समास का अध्ययन कर रहे थे? तत्पुरुष समास का। तत्पुरुष समास को पढ़ रहे थे और तत्पुरुष समास की पहचान में हमने चर्चा करी थी कि इस समास का द्वितीय पद प्रधान होता है। पहली बात हमने ये पढ़ी थी, इसका द्वितीय पद होता है। ये द्वितीय पद प्रधान होता है क्योंकि मुख्य क्रिया होती है वो दूसरे पद की होती है। इसके बाद में हमने इसके अन्य भेद स्वीकार किए थे और अन्य भेद में सबसे पहले हमने पढ़ा था लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। लुप्त कारक चिन्ह में हमने परिभाषा में पढ़ी थी कि जब किसी सामासिक पद में कर्म कारक से लेकर जब किसी सामासिक पद में कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक, कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का कोई भी पद लुप्त रहता है तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। कर्म से कर्म तत्पुरुष, कर्ण से कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान से संप्रदान तत्पुरुष समास है, अपादान से अपादान तत्पुरुष समास है, संबंध कारक से संबंध तत्पुरुष समास है और अधिकरण कारक से अधिकरण तत्पुरुष समास का अध्ययन कर लिया था। इसके बाद में हमने दूसरा जो इसका भेद स्वीकार किया था वो पढ़ा था लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद, लुप्त पद तत्पुरुष समास। दूसरा भेद कौन सा है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। परिभाषा की सबसे पहले चर्चा करते हैं कि जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में लुप्त कारक के अलावा यानी कारक चिन्ह के अलावा, जब किसी सामासिक पद में कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी लुप्त रहते हैं, अन्य पद भी लुप्त रहते हैं, अन्य पद भी लुप्त रहते हैं तो वहां लुप्त कारक चिन्ह, सॉरी लुप्त पद चिन्ह, तो वहां लुप्त पद चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। लुप्त पद चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास में तो कर्म कारक से लेकर अधिकरण कारक तक का भी कोई भी कारक चिन्ह लुप्त रहता है और लुप्त पद तत्पुरुष समास के अंतर्गत एक कारक चिन्ह तो लुप्त रहता ही रहता है, कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी लुप्त रहता है। कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी लुप्त रहता है तो वहां पर लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे उदाहरण लिखता हूं, मधुमक्खी समास हो जाएगा, समास विग्रह हो जाएगा मधु एकत्र करने वाली, मधु एकत्र करने वाली मक्खी।
मधु एकत्र करने वाली मक्खी, मधुमक्खी। ठीक है। ठीक उसी प्रकार मैं लिखता हूं रेलगाड़ी। रेलगाड़ी समास विग्रह हो जाएगा रेल पर, रेल पर चलने वाली गाड़ी। रेलगाड़ी सामासिक पद का समास विग्रह। तो यहां पर कारक चिन्ह के अलावा भी बीच वाले पूरे के पूरे पद लुप्त हैं, यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। मैं लिखता हूं बैलगाड़ी। बैलगाड़ी समास विग्रह हो जाएगा बैल से, बैल से चलने वाली गाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। मैं यहां पर लिखता हूं घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी तो घोड़े से समास विग्रह हो जाएगा घोड़े से चलने वाली गाड़ी। मैं पद लिखता हूं जलयान। जलयान समास विग्रह हो जाएगा जल में चलने वाला, जल में चलने वाला यान। जल में चलने वाला यान। यदि मैं लिखता हूं वायुयान, सामासिक पद लिखूं वायुयान, समास विग्रह हो जाएगा वायु में, वायु में उड़ने वाला यान। ठीक उसी प्रकार यदि मैं लिखता हूं जलयान, समास विग्रह हो जाएगा जल में, चलने वाला, जल में चलने वाला यान। जल में चलने वाला यान। ठीक उसी प्रकार मैं लिखता हूं दही बड़ा। बार बार पूछा भी जाता है कौन सा समास है। दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक उसी प्रकार मैं सामासिक पद लिखता हूं पकौड़ी। समास विग्रह हो जाएगा पकी हुई है जो बड़ी, पकी हुई है जो बड़ी। तो यहां पर पूरा का पूरा पद लुप्त पढ़ने को मिलता है, लुप्त पद तत्पुरुष समास।
तो जब किसी सामासिक पद में कारक चिन्ह के अलावा अन्य पद भी लुप्त रहता है, वहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा? लुप्त पद तत्पुरुष समास है। और इसका विग्रह कार्य करेंगे, दोनों पदों को लिख देते हैं। दोनों पदों को लिखने के बाद में जिस किसी भी सामासिक पद में दोनों पद है, उन दोनों पदों को लिखेंगे और बीच में जो पद लुप्त मिलेगा, जो पद लुप्त मिलेगा वो उन दोनों पदों के बीच में लिख देंगे। जैसे मधु मक्खी, एक शब्द मधु है, दूसरा मक्खी है। समास विग्रह, मधु एकत्र करने वाली मक्खी। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी। किस पर? रेल पर चढ़ने वाली गाड़ी। बैलगाड़ी, बैल से चढ़ने वाली गाड़ी। घोड़ा गाड़ी, घोड़े से चलने वाली गाड़ी। जलयान, जल में चलने वाला यान। वायुयान, वायु में उड़ने वाला यान। शायद 2 बार आ गया, कोई बात नहीं। एक उसी प्रकार दही बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। पकौड़ी पकी हुई है जो बड़ी। तो इन सभी पदों के अंतर्गत तत्पुरुष समास, और तत्पुरुष समास में भी कौन सा तत्पुरुष समास है? लुप्त पद तत्पुरुष समास। तो ये इसका दूसरा भेद भी कंप्लीट हो गया। एक बार लिखिए इसको, आगे फिर चर्चा करते हैं। ठीक है, लुप्त पद के बाद में तीसरा भेद था उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास। उप का मतलब दूसरा पद, और यहां पर थोड़ी सी स्थिति अलग है कि जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में दूसरा पद, जब किसी सामासिक पद में दूसरा पद कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होकर, कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होकर प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, तो वहां उपपद तत्पुरुष समास, उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, जब किसी सामासिक पद में उपपद तत्पुरुष, उप यानी दूसरा, तो दूसरा पद कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होता है। जब किसी सामासिक पद में दूसरा पद है वो कोई स्वतंत्र शब्द नहीं होता है, किसके रूप में जुड़ा हुआ है? प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के आगे यानी बाद में जुड़ता है, बाद में जुड़कर नए शब्द बनाता है और नए शब्द बनाकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है। दोस्तों उसे किस नाम से पुकारा जाता है? उसे प्रत्यय के नाम से पुकारा जाता है। और उपपद तत्पुरुष समास, और इससे उपपद तत्पुरुष समास में जितने की सामासिक पद मिलेंगे, जितने भी सामासिक पद मिलेंगे, इन्हें सामासिक पदों का जो समास विग्रह है, सामासिक पदों का समास विग्रह है, ये समास विग्रह इस प्रत्यय का जो भी अर्थ निकलेगा, किसका? प्रत्यय का अर्थ, इस प्रत्यय के अर्थ के अनुसार ही किया जाता है। उपपद तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद स्वतंत्र शब्द नहीं होता, प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ होता है। तो इस सामासिक पदों का विग्रह कार्य करेंगे। विग्रह कार्य किसके अर्थ के अनुसार किया जाएगा दोस्तों? इसका विग्रह कार्य प्रत्यय का जो भी अर्थ निकलेगा उस अर्थ के अनुसार किया जाएगा। जैसे मैं कुछ सामासिक पद इधर लिखता हूं,
पत्रकार, ठीक है, कार प्रत्यय, इसका समास विग्रह हो जाएगा पत्रका, कार्य यानी कार्य, पत्रका कार्य करने वाला, पत्र का कार्य करने वाला। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं चित्रकार, पत्रकार, चित्रकार, समास विग्रह हो जाएगा चित्र का, चित्र का कार्य करने वाला, चित्र का कार्य करने वाला। ठीक उसी प्रकार मैं लिखूं स्वर्णकार, स्वर्ण यानी सोना, स्वर्ण का कार्य करने वाला, स्वर्ण का कार्य करने वाला, स्वर्णकार। ठीक उसी प्रकार मैं सामासिक पद लिखता हूं चरमकार, चरम यानी चमड़ा, चरम का कार्य करने वाला, चरम का कार्य करने वाला, चरमकार। मैं लिखता हूं लाभप्रद, लाभ को प्रदान करने वाला, लाभ को प्रदान करने वाला। ठीक उसी प्रकार सामाजिक सामासिक पद लिखो दुखप्रद, दुख को प्रदान करने वाला, दुख को प्रदान करने वाला। ठीक उसी प्रकार लिखो सुखदाई, सुख देने वाला, ठीक उसी प्रकार लिखो दुखदाई, समास विग्रह हो जाएगा दुख देने वाला या दुख को देने वाला। ठीक उसी प्रकार में सामासिक पद लिखता हूं जैसे फलदाई, उत्तरदायी, फलदायी, उत्तरदायी। समास विग्रह हो जाएगा फल को देने वाला, फल को देने वाला, उत्तरदायी, उत्तर को देने वाला। इसके अलावा मैं लिखूं राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ, राजनीतिज्ञ। मैं लिखता हूं सर्वज्ञ, तत्वज्ञ। ठीक उसी प्रकार लिखूं मर्मज्ञ, ठीक उसी प्रकार लिखता हूं विशेषज्ञ,
और उसके बाद में लिखता हूं अल्पज्ञ। इन सभी सामासिक पदों के अंतर्गत गे प्रत्यय जुड़ा हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को। राजनीति को जानने वाला। ठीक उसी प्रकार सर्वज्ञ, सर्वज्ञ यानी सब कुछ। सर्व को जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला। मर्म रहस्य को कहते हैं दोस्तों मर्मज्ञ। मर्म को जानने वाला। विशेषज्ञ, विशेष को जानने वाला। विशेष को जानने वाला। और अल्पज्ञ का समास विग्रह जो कम जानता है, अल्प को जानने वाला। अल्प यानी कम। ठीक है, अल्प को जानने वाला। तो इन समस्त उदाहरणों के अंतर्गत जो दूसरा पद है, ये दूसरा पद कोई स्वतंत्र शब्द नहीं है। ये स्वतंत्र शब्द नहीं होकर क्या जुड़ा हुआ है, ये प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। और इन सभी सामासिक पदों का जो समास विग्रह यानी विग्रह कार्य है, वो प्रत्यय का जो भी अर्थ निकलता है उस अर्थ के अनुसार किया जाता है। जैसे पत्रकार, पत्र का कार का मतलब कार्य करने वाला, पत्थर का कार्य करने वाला। चित्रकार, चित्र का कार्य करने वाला। स्वर्णकार, स्वर्ण यानी सोने का कार्य करने वाला। चर्मकार, चमर, चर्म का कार्य करने वाला। लाभ पद, प्रद का अर्थ प्रदान करने वाला, लाभ को प्रदान करने वाला। दुख पद, दुख को प्रदान करने वाला। ठीक उसी प्रकार सुखदायी, सुख को देने वाला। और दुखदायी का समास विग्रह क्या हो जाएगा, दुख को देने वाला। फलदायी, फल देने वाला। उत्तरदायी, उत्तर देने वाला। गे का अर्थ होता है जानने वाला। राजनीतिज्ञ, राजनीति को जानने वाला। इसके अलावा सर्वज्ञ, सर्व को जानने वाला। तत्वज्ञ, तत्व को जानने वाला। मर्मज्ञ, मर्म को जानने वाला। विशेषज्ञ, विशेष को जानने वाला। और अल्पज्ञ, गे यानी जानने वाला, अल्प यानी कम ज्ञान रखने वाला। तो अल्प को जानने वाला क्या कहलाएगा, अल्पज्ञ कहलाएगा। तो इस आधार पर द्वितीय पद प्रत्यय, और द्वितीय पद यदि प्रत्यय के रूप में जुड़ा हुआ रहता है तो भी वहां पर कौन सा समास माना जाता है, तत्पुरुष समास माना जाता है। तो एक बार इसको भी लिखो। इसके बाद में अध्ययन करते हैं नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास। नए तत्पुरुष समास।
ठीक है। नए तत्पुरुष समास में हमें परिभाषा पढ़ने को मिलती है कि जब किसी सामासिक पद का, जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में हरतम पद के रूप में, हरतम पद के रूप में, हरतम पद के रूप में ए, अन्य, फिर न पूरा अन्य, न और न, जब किसी सामासिक पद के फर्तम पद के रूप में, कौन से पद के रूप में? फर्तम पद के रूप में ए, अन्य, अन्य, न और न उपसर्ग जुड़े हुए हो, उपसर्ग जुड़े हुए हो, उपसर्ग जुड़े हुए हो, तो वहां नए तत्पुरुष समास माना जाता है। नए तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है। तो जब किसी सामासिक पद में, तत्पुरुष समास में हमने ये पढ़ा है कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन यहां पर स्थिति कुछ अलग है, क्योंकि उपसर्ग हमने, उपसर्ग और अव्यय शब्द होते हैं वो अविभाव समास में ही होते हैं, लेकिन यहां पर 5 उपसर्गों को हमें याद करना पड़ेगा, जिसमें ए, अन्य, अन्य, न और ना। प्रथम पद के रूप में ए, अन्य, अन्य, न और ना उपसर्ग जुड़े हुए हो, तो वहां पर जो समास माना जाता है वो नए तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा माना जाता है? नए तत्पुरुष समास माना जाता है। और यदि इन सामासिक पदों का हम विग्रह कार्य करेंगे, क्या करेंगे? इन सामासिक पदों का, इन उपसर्ग से बने हुए सामासिक पदों का विग्रह कार्य करेंगे, विग्रह कार्य करेंगे, तो ये 5 जो उपसर्ग है, इन उपसर्गों को हटा देंगे और हटाने के बाद में इनके स्थान पर सीधा क्या लिख देंगे? न लिख देंगे। 5 उपसर्गों को हटा देंगे और हटाने के बाद में उन 5 उपसर्गों के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? न लिख देंगे। ठीक है। तो कुछ विशेष उदाहरण जिनके बारे में चर्चा करते हैं, जैसे मैं उदाहरण लिखता हूं इधर, अज्ञान, अनुपयोगी, अज्ञान, अनुपयोगी। ठीक उसी प्रकार मैं लिखता हूं अनुपजाऊ। अन्य उदाहरण लिखता हूं अनहोनी, अविवेक, अविवेक। इसके अलावा हमें पढ़ने को मिलेगा अनीश्वर, अनस्वर, नस्वर, अनसन, सामासिक पद अनसन। अनसन के अलावा हमें लिखन पढ़ने को मिलेगा अधीर, अधीर, अपवित्र, अपवित्र, अविवेक,
अधर्म, अधर्म। असत्य, असत्य। अनृत्य, अनृत्य। ठीक है। इसके अलावा हमें पढ़ने को मिलेगा अनाचार, अनाचार। असंभव, बहुत सारे पद मिलेंगे। अटूट, अटूट। अनाथ, जिसका कोई नाथ या स्वामी नहीं होता है। अनावश्यक, अनावश्यक। अनिष्ट, अनिष्ट। नगण्य, नकुल, नकुल। नकुल। इसके अलावा नख है, नालायक, नापसंद, नाजायज, नाजायज। तो बहुत सारे सामासिक पद हमारे सामने, और हमने यहां पर पढ़ा कि नए तत्पुरुष समास। कौन सा समास? नए तत्पुरुष समास। और नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत हमें प्रथम पद के रूप में क्या लिखे हुए मिलेंगे? अन्य, अन्य, ने और ना उपसर्ग लिखा हुआ मिलेगा। और विग्रह कार्य करेंगे। विग्रह कार्य करते समय इन पांचों उपसर्गों के स्थान पर क्या लिख देंगे? इन पांचों उपसर्गों के स्थान पर इनको हटा देंगे और हटाकर इनके स्थान पर न लिख देंगे। जैसे अज्ञान, समास विग्रह क्या हो जाएगा? न ज्ञान। और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अन उपयोगी, तो अन्य पहले वाला, न उपयोगी, अनुपयोगी, न उपयोगी। अन उपजाऊ, समास विग्रह हो जाएगा न उपजाऊ, अनुपजाऊ, न उपजाऊ। अनहोनी, न होनी, अनहोनी, न होनी। अविवेक, न विवेक, विवेक का मतलब धैर्य या फिर सोच समझ कर लिया गया निर्णय भी क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। तो बिना विवेक। अनीश्वर, न ईश्वर, अनीश्वर, न ईश्वर। अनस्वर, न नस्वर, न नस्वर। अनसन, न असन, न असन। अधीर, समास विग्रह हो जाएगा न धीर, धीर का मतलब धैर्य। अपवित्र, समास विग्रह न पवित्र, अपवित्र का समास विग्रह न पवित्र। अविवेक, दो बार आ गया है ना? न विवेक, ठीक उसी प्रकार अधर्म, समास विग्रह हो जाएगा न धर्म। असत्य, न सत्य। अनृत्य, न रित्य, रित्य का अर्थ भी सत्य ही होता है। अनाचार, न आचार, आचार का मतलब व्यवहार, आचार का अर्थ व्यवहार। असंभव, समास विग्रह हो जाएगा न संभव,
न संभव। अटूट न टूट, कभी भी नहीं टूटने वाला। अनाथ न नाथ, जिसका कोई मालिक या स्वामी नहीं होता है। अनावश्यक न आवश्यक, अनावश्यक न आवश्यक। अनिष्ट न इष्ट, जिसका कोई इष्ट नहीं होता। नगण्य न गणे, जिसकी गणना करना संभव नहीं है। न कुल न कुल, जिसका कुल वगैरह नहीं है। नख न ख, ख आकाश का पर्यायवाची है। ठीक है। नालायक न लायक, नापसंद समास वगैरह हो जाएगा न पसंद, और न जायज नाजायज का समास विग्रह क्या हो जाएगा, न जायज। तो प्रथम पद उपसर्ग के रूप में जुड़ा हुआ रहता है, वहां पर नए तत्पुरुष समास माना जाता है। ये बार बार इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं जिसके अंतर्गत हमें समास विग्रह भी पूछा जाता है। अज्ञान का क्या होगा, न ज्ञान। अनिष्ट का क्या होगा, न इष्ट। अनुपयोगी का क्या होगा, न उपयोगी। तो यहां पर विग्रह कार्य करते समय इन पांचों उपसर्गों को हटा देंगे और हटाने के बाद में उन सब के स्थान पर क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। यहां पर एक बात विशेष तौर पर हमें याद रखनी है कि इन पांचों उपसर्गों के अलावा, इन पांचों उपसर्गों के अलावा यदि कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ शब्द देता है और वहां पर यदि हमें समास पूछा जाता है तो कौन सा समास हो जाएगा, वहां पर हमेशा ही अविभाव समास हो रहा है। ठीक है। तो एक और बात समझ में आ गई, इसको उतार। और इसके बाद में लास्ट एक भेद बच गया, अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। नेक्स्ट पढ़ते हैं अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास। अलुक तत्पुरुष समास परिभाषा क्या होगी, जब किसी सामासिक पद में, जब किसी सामासिक पद में जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद, प्रथम पद शुद्ध संस्कृत, प्रथम पद शुद्ध संस्कृत विभक्ति की तरह लिखा हुआ हो, शुद्ध संस्कृत विभक्ति की तरह लिखा हुआ हो, तरह लिखा हुआ हो, तथा समास बनाने पर भी, समास बनाने पर भी विभक्ति एवं कारक चिन्ह का, समास बनाने पर विभक्ति एवं कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का लोप नहीं होता है,
तो वहां अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। तो वहां अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। ठीक है, यहां पर दो बातें हमें विशेष तौर पे ध्यान रखनी पड़ेगी, जिसमें से पहली बात, जब किसी सामासिक पद में फर्तम पद, कौन सा पद, फर्तम पद, देखो पहचान में हमने ये पढ़ा कि तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान होता है, लेकिन नए तत्पुरुष समास और अलग तत्पुरुष समास के अंतर्गत हम बार बार फर्तम पद की चर्चा करें। फर्तम पद शुद्ध संस्कृत विभक्ति की तरह लिखा हुआ हो और समास बनाने पर विभक्ति और कारक चिन्ह दोनों का लोप नहीं होता है, अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। और इस समास का जो समास विग्रह है, इस समास के सामासिक पदों का जो समास विग्रह है, ये समास विग्रह भी विभक्ति और कारक चिन्ह के अनुसार ही किया जाता है। विभक्ति विभक्ति एवं कारक चिन्ह के अनुसार ही किया जाता है। कारक चिन्ह के अनुसार किया जाता है। समास विग्रह विभक्ति एवं कारक चिन्ह के अनुसार ही किया जाता है। और इसके अलावा यहां पर हमें एक बात विशेष तौर पे याद रखनी पड़ेगी कि अलुक तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरणों में, अलुक तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरणों में प्रथम वरीयता, अलुक तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरणों में प्रथम वरीयता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। बहुव्रीहि समास को दी जाती है। ठीक है, प्रथम वरीयता किसको दी जाती है? प्रथम वरीयता बहुव्रीहि समास को दी जाती है। इसका मतलब अलुक तत्पुरुष समास के समस्त उदाहरणों के अंतर्गत बहुव्रीहि समास भी माना जाता है। लेकिन बहुव्रीहि समास जब विकल्प में नहीं होता है, तो दोस्तों कौन सा समास माना जाता है? तब यहां पर अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। कौन सा? अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। जैसे मैं सामासिक पद लिखता हूं, विश्वंभर, विश्वंभरण। इसके अलावा मैं लिखता हूं मर्त्युंजय, मर्त्युंजय। इसके अलावा मैं सामासिक पद लिखता हूं धनंजय, धन को जय करने वाला। वसुंधरा, वसुंधरा। भयंकर। इसके अलावा सामासिक पद लिखता हूं शुभंकर, शुभम प्लस कर क्या हो जाएगा? शुभंकर। इसके अलावा मैं सामासिक पद लिखूं युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। मनसिज। इसके अलावा मैं सामासिक पद लिखता हूं सरसिज। क्या लिखा है? सरजिस। वन्यचर, वन्यचर।
चर। तो ये अनेक प्रकार के सामासिक पद, विश्वम्भरण, मृत्युंजय, धनंजय, वसुंधरा, भयंकर, शुभंकर, युधिष्ठिर, मनसिज, सरसिज और सरसिज के बाद में हमें पढ़ने को मिलता है वनेचर। इनका देखो समास विग्रह विभक्ति और कारक चिन्ह के अनुसार ही किया जाता है। विश्वम्भरण समास विग्रह हो जाएगा विश्व का भरण करने वाला, विश्व का भरण, भरण यानी पालन पोषण करने वाला, विश्व का भरण करने वाला। और यदि इसका तीसरा अर्थ विष्णु निकल के आता है तो यहां पर बहुवीरी समास हो जाएगा, विश्व का भरण करने वाला। मृत्युंजय मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु को जीतने वाला। मृत्यु को जीतने वाला। यदि भगवान शिव इसका तीसरा अर्थ निकल के आता है तो यहां पर कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। धनंजय धन को जय करने वाला, जय यानी जीतने वाला, धन को जय करने वाला। धनंजय। वसुंधरा वसु पृथ्वी का पर्यायवाची है, वसु सॉरी संपत्ति का पर्यायवाची है, धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है। वसु को धारण करने वाली, वसु को धारण करने वाली, संपत्ति को धारण करने वाली वसुंधरा। भयंकर भय को उत्पन्न करने वाला, भय को उत्पन्न करने वाला, भयंकर। ठीक उसी प्रकार शुभंकर समास विग्रह हो जाएगा शुभ को, शुभ को उत्पन्न करने वाला। शुभ को उत्पन्न करने वाला। युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। मनसिज मन में जन्म लेने वाला, कामदेव। यदि अर्थ निकल के आता है तो यहां पर समास बहुवीरी हो जाएगा। मन में जन्म लेने वाला। सर यानी तालाब का पर्यायवाची है, सर में जन्म लेने वाला। यदि तीसरा अर्थ कमल निकल के आता है तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। वनेचर वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला, वन में विचरण करने वाला। एक पक्षी विशेष हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार यदि मैं खेचर लिखता हूं, खेचर, तो ख किसका पर्यायवाची है, आकाश का पर्यायवाची है। आकाश में विचरण करने वाला, आकाश में विचरण करने
वाला। ठीक है, तो जब किसी सामासिक पद में प्रथम पद संस्कृत की शुद्ध विभक्ति की तरह लिखा गया हो, समास बनाने पर विभक्ति और कारक चिन्ह का लोप नहीं होता हो, अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। अलुक तत्पुरुष समास का जो समास विग्रह है वो विभक्ति और कारक चिन्ह के अनुसार किया जाता है। यदि ये सारे के सारे सामासिक पद ये अन्य अर्थ ग्रहण करने लग जाते हैं तो वहां पर कौन सा समास माना जाएगा? अन्य अर्थ ग्रहण करने लग जाते हैं तो वहां पर बहुव्रीहि समास माना जाता है। और बहुव्रीहि समास यदि विकल्प में नहीं होता है तो इन सभी सामासिक पदों के अंतर्गत कौन सा समास माना जाता है? तो वहां पर अलुक तत्पुरुष समास माना जाता है। तो दोस्तों इस तत्पुरुष समास के जो समस्त उदाहरण थे उन्हें समस्त उदाहरणों को हम 5 भागों में बांट कर पढ़ा है, लेकिन विकल्प के अंतर्गत यदि इस प्रकार का कोई सामासिक पद दिया हुआ आता है और वहां पर यदि समास पूछा जाता है तो हिंदी भाषा में केवल विकल्प में तत्पुरुष समास ही पूछा जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्गीकरण संस्कृत भाषा का किया गया है और हिंदी के अंतर्गत भी संस्कृत की व्याकरण को शामिल किया गया। आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसके लिए हमने क्या किया है, यहां पर हमने इन सबको नियमों में बांध कर पढ़ा है। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारी बातें आपको समझ में आई होगी। बाकी चर्चा करते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।